उनके पुरखों को जबकि मौका मिला था तो उन्होंने मनुस्मृति लिखी थी जिसमें इंसान को इंसान से बांट दिया। हमारे पुरखे को मौका मिला तो उन्होंने अपने पुरखों पर किए गए अत्याचार का बदला नहीं लिया, संविधान में सबको बराबर की जगह दे दी। एक वोट एक व्यक्ति, एक वोट की एक कीमत होगी। और फिर भी उन्हें अपनाने में आज भी ये भारत के लोग दिल बड़ा नहीं कर पाए। और दावे से कहता हूं कि आप अकेले में बैठकर अपने किसी भी ऐसे मित्र से जिसके जहन में मनुस्मृति है, उससे पूछेगा कि अंबेडकर का मतलब क्या है, वो आपको समझाएगा। बहुत बुरे वक्त में हम जा रहे हैं। एक समय ऐसा आने वाला है कि वो ताकतें जो इसे नागपुर से निकल करके ये बात देश को समझा रही हैं कि बुद्ध विष्णु के अवतार थे, कल एक दिन ऐसा आएगा कि अंबेडकर को भी अवतार बना देंगे। क्योंकि देखो, अब अंबेडकर फूले पेरियार को मिटा तो नहीं सकते, इसलिए अप्रोप्रिएट कर लेंगे, मूर्ति लगाएंगे वो, और आपका वोट लेके जाएंगे आपकी जाति के लोगों को आगे करके। आखिरी में कुछ बातें बस कह करके मैं एक बात कह के जा रहा हूं, सच कहना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर इसलिए बन पाए क्योंकि उन्होंने अपने वक्त का सच कहने का जोखिम उठाया था। भले ही वो गोलमेज सम्मेलन हो, भले ही यहां की कोई सम्मेलन हो, आमने सामने बैठ करके साफ तौर पे कहते थे कि आप जो लड़ाई लड़ रहे वो हमारे लोगों की मुक्ति के लिए नहीं लड़ रहे। और इसलिए आज हमें अगर अंबेडकर की बात करनी है तो हमें अपने वक्त का सच कहना होगा कि आज का राजा जालिम है, तानाशाह है। एक कहानी शायद आप लोगों ने सुनी होगी। एक राजा बहुत तानाशाह था। वो उसके डर से उसके राज्य में कोई नहीं बोलता था, और उसके जितने दरबारी थे वो चापलूस थे। राजा कुछ भी कहे सब जी हां जी हां। वो जैसे एक किस्सा है ना अकबर बिरबल का, कि बिरबल को बुलाकर अकबर ने कहा कि बैगन बड़ा भला है, तो बिरबल ने कहा हां सरकार, सिर पर ताज धरा है। थोड़ी देर बाद स्विंग हुआ मूड, अकबर बुला के बिरबल से कहते हैं बिरबल बैगन बड़ा बुरा है। बिरबल तुरंत छूटते ही बोला बिल्कुल सरकार, बेगुन नाम पड़ा है। अकबर ने बिरबल से कहा बिरबल तुम्हारा कोई अपना स्टैंड है कि नहीं? मैं कह रहा हूं भला है तो तू कह रहा है भला है, मैं कह रहा हूं बुरा है तो तू उसको भी कह रहा है बुरा है। बिरबल पलट के बोलता है सरकार, मैं बैगन की नौकरी थोड़ी ही करता हूं। चापलूसी का यह आलम होता है। और उस कहानी को मैं आज के दौर में जरूर कहना चाहता हूं कि उस राजा के आतंक से चापलूस दरबारी कुछ नहीं बोलते थे और पूरे दरबार में लोग उसकी वाहवाही करते थे। एक बार एक व्यापारी आया, उसने कहा कि सरकार एक ये मैं कारीगर लेके आया हूं, ये एक ऐसा कपड़ा सोने और चांदी के तार से बनाता है कि वो उसे ही दिखता है जो दिल से ईमानदार हो और सच्चा हो। राजा ने कहा ये कपड़ा मैं पहनूंगा, तुम बनवाओ। महीनों की तैयारियां हुई, कपड़ा बनना शुरू हुआ, पूरे राज्य में चर्चा हो गई। राजा के लिए एक ऐसा कपड़ा बनाया जा रहा है जो उसे ही दिखाई देगा जो दिल से ईमानदार और सच्चा होगा। राजा भी उत्सुक था, बीच बीच में जाके कहता था देखो कपड़ा कितना तैयार हुआ। कारीगर बोलता था बहुत मेहनत से बन रहा है, रुकिए थोड़ा और वक्त लगेगा। कुछ दिन बाद कपड़ा तैयार हुआ, राजा वो कपड़ा पहना और पूरे शहर में घूमने निकल गया। सारे लोग जाकर कहते थे कि राजा का कपड़ा कितना अच्छा लग रहा है, राजा का कपड़ा कितना प्यारा है, राजा का इतना शानदार कपड़ा पहना हुआ है। लेकिन असल में वो कोई कपड़ा ही नहीं था, वो अदृश्य कपड़ा था। और पूरे राज्य में राजा ऐसे ही घूमते चला गया, क्योंकि राज्य को ही उसने चापलूसों का अड्डा बना रखा था। वो तानाशाह जिसके खिलाफ कोई सच नहीं बोल सकता था, अपने राज्य के दरबार के आखिरी छोर पर पहुंचता है। एक छोटा सा बच्चा उस राजा को देखकर चीख पड़ता है, ये राजा तो नंगा जा रहा है। वो अकेला बच्चा सच बोला, क्योंकि बाकी लोग या तो चापलूस बन गए थे या उसके जुल्म से, तानाशाह से डर गए थे। और राजा नंगा है ये बात कहने वाला एक छोटा सा बच्चा था। डॉक्टर अंबेडकर आज अगर होते तो कौन सी लड़ाई लड़ रहे होते? मेरे लिए अंबेडकर को याद करने का अर्थ यहां से, आज अगर डॉक्टर अंबेडकर होते तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत इस देश के सरकारी शिक्षक
सरकारी कर्मचारी सरकारी स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय को प्राइवेट हाथों में बेचे जाने के खिलाफ आंदोलन में सबसे आगे खड़े होते। आज अगर डॉक्टर अंबेडकर होते तो कोविड के समय जो 3 कानून पास हुए थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद किसानों के 3 कानून और श्रमिकों के 3 कानून, इस देश के ट्रेड यूनियन को तो बर्बाद कर दिया गया। श्रमिक अपना कानून नहीं बचा पाए भाई इस देश में। आज अगर श्रमिक 100 लोग इकट्ठे हो जाएं तो व्यापारी के पास यह मौका है कि वो उन श्रमिकों को नौकरी से निकाल सकता है। आप ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते। और एक जमाने में इसी महाराष्ट्र में इतनी बड़ी ट्रेड यूनियन हुआ करती थी कि ट्रेड यूनियन के आंदोलन बड़ी बड़ी सरकारों के तख्ते पलट देते थे। ट्रेड यूनियन खत्म हो गया और ट्रेड यूनियन की वकालत करने वाले फूले और अंबेडकर दोनों थे। क्या यह अंबेडकर के सपनों का भारत बन रहा है? इसलिए मैं कह रहा हूं कोविड की आड़ में श्रमिक कानूनों में संशोधन हुआ है, कोविड की आड़ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी बदल दी गई है और कोविड की आड़ में 3 कृषक कानून पास कर दिए गए। एक ऐसा डॉक्टर इस देश में बैठा हुआ है जो मरीज को केवल भाषण पिला रहा है कि हम तुम्हारा इलाज कर रहे हैं। किसानों, ये कानून तुम्हारे हित में हम लाए हैं। विद्यार्थी और शिक्षकों, नई शिक्षा नीति तुम्हारे हित में हम ले आए हैं। और तमाम लोग, ये शिक्षा नीति हम तुम्हारे मजदूरों के हित में ले आए। यानी जिसका फायदा किया जा रहा है उसी को समझाया जा रहा है कि भले तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, लेकिन मैं भाषण और हर रविवार मन की बात सुना रहा हूं, इससे तुम महसूस करो कि तुम बीमारी से ठीक हो रहे हो और आपकी बीमारी बढ़ती जा रही है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को याद करना मेरे लिए ऐसे व्यक्ति को याद करना है जिसने इस मुल्क में आइडिया ऑफ इंडिया का ख्वाब देखा था। कबीर साहब ने लिखा है, कबीरा कहे ये जग अंधा। किसके लिए कहा था? हम पढ़े लिखे लोग हैं और मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं साथियों, आज की डेट में जिसके हाथ में कलम नहीं, किताब नहीं, दिन भर 90% असंगठित क्षेत्र के लोग जो दिन भर अगर मेहनत न करें तो शाम को उनके घर चूल्हा नहीं जलता, उनको अंबेडकर का पढ़ने का मौका कहां है? उनको यह बात कैसे पता होगी कि भारत का संविधान कैसे बर्बाद किया जा रहा है, कैसे इस देश में दंगा, सांप्रदायिक, मंदिर मस्जिद की लड़ाई के नाम पर शिक्षा, रोजगार बर्बाद किया जा रहा है। फिर जिम्मेदारी किसकी है? जिसके हाथ में कलम और किताब है। फिर जिम्मेदारी किसकी है? जिसने भारत के संविधान का लाभ लिया है। फिर जिम्मेदारी किसकी है? जिसे पता है कि गलत हो रहा है। और अगर हमें पता है कि गलत हो रहा है फिर भी हम अगर चुपचाप सब होता हुआ देख रहे हैं तो माफ करिए, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं निभा रहे। आपने हमें बुलाया, इतने बड़े होटल में ठहराया, इतना पैसा खर्च किया, ऐसे कार्यक्रमों की जरूरत है क्योंकि कुछ साल पहले यहां ऐसे लोग का ऐसे कार्यक्रम में नहीं कर पाते रहे। आज वो कार्यक्रम हो रहे हैं और बाबा साहब की जयंती। और एक और बात कह दूं, नागपुर में हूं तो कुछ जोखिम और उठा लेता हूं। कुछ दिन पहले इसी देश में धार्मिक नाम पर रैलियां निकाली गई थी और उत्तर प्रदेश और बिहार में धर्म की रैली में तलवार और त्रिशूल लहराते हुए दंगा कराया गया, कर्फ्यू लगा और कई लोगों की हत्या हो गई। चंद हजार लोग सड़कों पर थे। 14 अप्रैल को इस देश ही नहीं दुनिया में करोड़ों लोग सड़कों पर उतरकर शोभा यात्रा और रैली किए। अखबार में कहीं खबर छपी हो कि अंबेडकर जयंती के दिन एक चींटी भी आहत हो गई हो तो मुझे दिखा दीजिएगा। यह फर्क है दोनों विचारधाराओं में। और आज इस देश में धर्म संसद के नाम पर आपके सामने कहा जा रहा है, हिंदुओं तुम खतरे में हो, चाकू तेज करो, तलवार तेज करके अपने घर में रखो। आपके यहां और दक्षिण भारत में कई नेता ऐसे बयान देते हैं, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होता। और हम आपसे कहने आए हैं कि चाकू तलवार छोड़ो। हमारे पुरखों के हाथ में कुदाल फावड़ा था, हल की मूठ थी, चमड़ा उतारने वाला हथियार था, खेती किसानी थी। हजारों हजार साल तक उन्होंने वही सब किया, तब जाकर कोई फूले अंबेडकर पेरियार हुआ। हमारे हाथ से कुदाल फावड़ा हटा, कलम और किताब आई। मैं आपसे कहने आया हूं, ये चाकू तेज करने वालों को चाकू तेज करने दीजिए। इस देश के 90% घरों में कलम तेज करके पहुंचा दीजिए। आइडिया ऑफ इंडिया बन जाएगा, अंबेडकर के सपनों का भारत बन जाएगा। हमारी लड़ाई कलम और किताब की लड़ाई है। डॉक्टर अंबेडकर, फूले, पेरियार,
बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, अब्दुल कयूम अंसारी, आसिम बिहारी, भगत सिंह, इन सब में से किसी के हाथ में कोई हथियार इस तरह नहीं था। भगत सिंह से पूछा गया कि आपने बम क्यों फोड़ा, उन्होंने कहा बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। और हमारे लोगों ने कलम और किताब से हमारी आने वाली पीढ़ियों का मुस्तकबिल लिख दिया है। माफी के साथ कह रहा हूं, वो मुस्तकबिल अब बर्बाद किया जा रहा है। मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं जानता हूं कि पूना पैक्ट कराने वाले डॉक्टर अंबेडकर के सामने जब गांधी अनशन पर बैठ गए, डॉक्टर अंबेडकर रोए थे, हमारे लोगों का अधिकार छिन गया। गांधी ने भरोसा दिलाया, हम रिजर्वेशन दे देंगे, आपके लोग संसद और विधानसभाओं में जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यह कोई बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे लिए नहीं है। फिर यह बात कब समझ में आई? बहुत सालों बाद, जब डॉक्टर अंबेडकर का एक वारिस इसी महाराष्ट्र में नौकरी कर रहा था, नौकरी छोड़ करके उत्तर भारत में सामाजिक आंदोलन करता है और जीवन में एक ही किताब लिखता है, चमचा युग। तब उन्होंने कहा 1932 के बाद इस देश में केवल चमचे पैदा हुए। कांशीराम, और उन कांशीराम ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। इस सभागार में नौजवानों की संख्या कम है, फिर भी जितने हैं मैं उनको एक वाक्य कह रहा हूं। कांशीराम साहब ने लिखा कि जिन्हें जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है, उनकी सारी उम्र दलाली में गुजर जाती है। और आज जो सरकारें चल रही हैं, उनमें सबसे ज्यादा सांसद, विधायक, मंत्री हमारे बीच के ही तो हैं, और हमारे ही बच्चों का सौदा होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री की कुर्सी बची रहे, करोड़ों रुपया जो वो कमा रहे हैं वो बचा रहे। कोई ईडी सीबीआई उनके घर न भेज दी जाए। महाराष्ट्र के लोगों, अभी बहुत दिन नहीं बीता, पूरी की पूरी पार्टी तोड़ करके सरकार गिरा दी गई। कहां लोकतंत्र बचा है? जो बोलेगा वो मारा जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश में खुलेआम पुलिस की कस्टडी में गोली मारी जा रही है, और वहां पर एक फकीर कबीर साहब ने एक दोहा लिखा है, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। और जब मैं जोगी कह रहा हूं तो इसका वास्ता किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री से नहीं है, यह डिस्क्लेमर है। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मार मंदिर में बैठे, ब्रह्म छोड़ पूजन लागे पथरा, और दढ़िया बढ़ाए और बरवा मुड़ाए, और दढ़िया बढ़ाए जोगी हो गई ना बकरा, और मन नाम रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। ये कबीर साहब ने किसके लिए कहा था? एक वक्त आएगा जब लोग, हमारे यहाँ का एक गाना चलता है ना, कि वो कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। और आज आपके लोग अपनी नौकरी बचाने और तमाम चीजों को लेकर के अपने चीजों का सौदा कर रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें इस बात को सच तो बोलना होगा ना भाई, कि आखिर में वो सारी चीजें कौन लोग कर रहे हैं। और उस योगी की बात मैं क्यों कर रहा हूं? उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती घोटाले के लिए जो विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठी चलवाई गई, मुकदमा किया गया, और जो शिक्षा मांग रहा है उसको जेल डाला जा रहा है, और जो कांवड़ होने जा रहा है उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जा रही है। इसी दिन रात के लिए आपने इन्हें मुख्यमंत्री चुना या हमने चुना? और जो लोग अब इस मुल्क का निजाम बन के बैठे, उनकी तो बात ही क्या करना। डिग्री तक उनकी सच्ची नहीं है, उनकी बातों में कितनी सच्चाई होगी मुझे पता नहीं। और इसलिए मैं एक बात कह रहा हूं, ये लोग बहुत मेहनत करते हुए दिखते हैं। उनके भक्त कहते हैं कि अरे भाई, प्रधानमंत्री जी 18-18 घंटे काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। एक बार जंगल के जानवरों ने मिलकर बंदर को अपना राजा चुन लिया। मैं भाई साहित्य का विद्यार्थी हूं तो किस्सा कहानी सुना रहा हूं, इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। बंदरों को राजा चुन लिया। एक शिकारी आया, एक पशु के बच्चे को उठा के लेके भाग गया। वो पशु आकर राजा के सामने कह रहा है कि भाई न्याय करो। कहा क्या हुआ? कहा कि बच्चे को वो उठा ले गया, आपने कहा था आपके राज्य में जुल्म नहीं होगा। बंदर इस डाल से उस डाल कूदना शुरू कर देता है।
वो कहती है, वो लोमड़ी कहती है कि भाई मेरे बच्चे को बचाओ, तो बंदर कहता बिल्कुल रुको, अभी मैं मेहनत करता हूं। फिर उस डाल से इस डाल, इस डाल से उस डाल, पूरा कंटिन्यू दौड़ता रहा। थोड़ी देर बाद वो लोमड़ी पूछती है कि यार आप न्याय कैसे करोगे? कब बंदर बोलता है न्याय की बात छोड़ो, मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई हो तो बताओ। ये 18-18 घंटे जागने वाले लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आपके बच्चों को सुलाने के लिए उनका हक अधिकार बेच रहे हैं। केवल यही बात मैं कहने आया हूं।